Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter number 4 of class 11th geography, and the name of chapter is distribution of ocean and continents. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो गोंडवाना लैंड थी उससे कैसे कॉन्टिनेंट्स अलग हुए और इधर उधर वो गए। दुनिया भर में अलग अलग जगह है ना कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया अलग जगह है, अफ्रीका अलग जगह है, और नॉर्थ अमेरिका अलग जगह है, साउथ अमेरिका अलग है, और ऑस्ट्रेलिया अलग है। तो इस तरह से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट मतलब कॉन्टिनेंट्स का टूटना और दूसरी जगह जाना। Continental drift was a theory that explained how continents shift position on Earth's surface. Abraham Ortelius, a Dutch map maker, first proposed such as possibility as early as 1596. तो सबसे पहले अब्राहम ओर्टिलियस ने बताया था कि कैसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ और कैसे कॉन्टिनेंट्स इधर उधर गए। एंटोनियो पेलिग्रिनी ड्रू अ मैप, और इन्होंने नक्शा बनाया था शोइंग अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका द 3 कॉन्टिनेंट टुगेदर। इन्होंने तीनों कॉन्टिनेंट्स को एक साथ दिखाया था। अल्फ्रेड वैगनर, अ जर्मन मेट्रियोलॉजिस्ट, पुट फोर्थ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इन्होंने भी दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल कॉन्टिनेंट फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंट मास कॉल्ड पेंजिया, और इनके हिसाब से सारे कॉन्टिनेंट एक ही प्लेस से निकले जिसको हम क्या कहते हैं, पेंजिया। ये जो पेंजिया वाला कंसेप्ट है ये आपकी क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक में भी दे रखा है, और मैंने प्लेलिस्ट में भी मतलब 9th की जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें भी बहुत अच्छे से मैप के साथ कॉन्टिनेंटल प्लेट कैसे डाइवर्जेंट हुई वो सब चीजें बताई है, वहां से भी देख सकते हैं। और मैं आई बटन पे भी इसका लिंक दे दूंगा, यहीं पे आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। लेट अस कंटिन्यू। ऑल ओशियंस फॉर्म्ड अ सिंगल यूनिवर्सल ओशियन कॉल्ड पेंथलिसा। Around 200 Maya, the Pangaea began to split into two large masses. Million year ago है ये, ठीक है, माया का मतलब। The Pangaea began to split into two large masses called, और Pangaea दो हिस्सों में टूटा, जिसको एक हिस्सा क्या कहा गया, यूरेशिया, एंड दूसरा क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। याद रखना आप ये। बाय फर्दर, और फिर बाद में ये दोनों भी टूटे। बाय फर्दर स्प्लिटिंग लुरेशिया फॉर्म नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स, और जब लुरेशिया टूटा तो उससे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स बने जो ऊपर के हैं, और गोंडवाना से साउदर्न कॉन्टिनेंट्स बने जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब बने। तो पहले पेंजिया दो हिस्सों में टूटा, याद रखना, लुरेशिया और गोंडवाना में, फिर ये दोनों भी आपस में टूटे, ठीक है। एविडेंस टू सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट जिगसॉ फिट। The shear line of South America and Africa have remarkable match. साउथ अफ्रीका और अगर आप इसकी साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जो आप बाउंड्रीज है उनको मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक में से ही निकले हैं। इट वाज अ मैप दैट प्रोड्यूस्ड बाय बुलार्ड, और ये बुलार्ड के द्वारा बनाया गया था 1964 में, टू शो द जिगसॉ फिट ऑफ दीज टू कॉन्टिनेंट, कि देखो ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में क्या है, बिल्कुल इनकी लाइनें फिट बैठती हैं। इट वॉज फिट अराउंड 1000 फैटम लाइन ऑफ द शोर लाइन। शोर लाइन वो होती है जो समुद्र के किनारे की लाइन होती है, तो वो लगभग क्या थी, सारी एक दूसरे से मैच हो रही थी। द अटलांटिक कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका अपियर्स टू फिट टुगेदर, और ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका की क्या थी, लाइनें आपस में। कोस्टल लाइन वो होती है जो समुद्र के किनारे से लगती है। फिट टुगेदर नीटली लाइक द पीसीज ऑफ अ जिगसॉ पजल, तो ये ऐसे थे कि जैसे जिगसॉ पजल आप ऐसे समझ लो कि ये एक बॉक्स है, समझ लो ये, इसको ऐसे देखो, ठीक है। और जो दूसरा बॉक्स है हमारे पास वो कैसा है, बिल्कुल इसमें फिट बैठ रहा है, तो इसको बोलते हैं जिगसॉ पजल। तो इसमें ये दोनों क्या थी, बिल्कुल अफ्रीका और साउथ अमेरिका की लाइनें आपस में जिगसॉ की इसकी तरह बिल्कुल जॉइंट हो जाती है। रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, और फिर जो चट्टाने हैं वो भी सेम उम्र की मिली हैं कॉन्टिनेंट्स में। द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड, इससे हमें पता चलता है कि रॉक्स की, चट्टानों की उम्र क्या है, मतलब वो कितने साल पुरानी है। The radiometric dating method developed in the recent period have facilitated correlating the rock formation from different continents across the vast ocean. ठीक है। The belt of the ancient rock of 200,000 million years
फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैच विद दोज वेस्टर्न अफ्रीका। तो 2000 मिलियन साल पुरानी जो ब्राजील की कोस्टल लाइनें हैं वो किस बेल्ट है वो किससे मैच होती है? आज के वेस्ट अफ्रीका से। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि जो चीजें हैं वो हम अगर हिस्ट्री से उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो ये कहना चाह रहा है कि वो एक ही जगह से शुरुआत हुई है। द अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स मतलब जो समुद्र में सेडिमेंट्री रॉक्स या वो जो सब चीजें हैं जो समुद्र के अंदर से मिनरल्स मिलते हैं along the coastline of South America and Africa are of the Jurassic age। और ये किस एज की हैं? जुरासिक एज की हैं, जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के पास मरीन में जो डिपॉजिट्स हैं समुद्र के अंदर। दिस सजेस्ट दैट द ओशन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम। इसका मतलब यह है कि भाई ओशियन इससे पहले नहीं था। क्यों? क्योंकि ओशियंस भी तो ओशियन का जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जब वो प्लेट्स आपस में डाइवर्जेंट हुई दूर जाने लगी तभी तो वो डिपॉजिट्स बाहर आए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो चीजें हैं वो पहले आपस में क्या थी? एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। टिल्ट्स, इट इज द सेडिमेंट्री रॉक फ्रॉम आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। जो ग्लेशियर्स के मतलब जो ग्लेशियर से सेडिमेंट्री रॉक्स चट्टाने निकली हैं अंदर से, धरती के अंदर से, उनसे ये बने हैं। इसको ना आप अगर बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझने चाहते हैं तो जो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगा क्लास 9th के चैप्टर का, उसे आप देख लेना, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterpart in 6 different landmass of the southern hemisphere। तो ये भी कहा जाता है कि भाई गोंडवाना लैंड जो हम इंडिया वाला हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड से इधर की तरफ हुआ है। मैंने उसका मैप भी दिखा रखा है, आप देख लेना उसमें। At the base, the system has thick tilts indicating extensive and prolonged ग्लेशिएशन। तो जो निचली परत है उस पे क्या है? वो परत बहुत ही क्या है? बारीक है। और ऊपरी परत पे क्या है? सेडिमेंट्री पार्ट्स है जिसे हम लैंड फॉर्मेशन जिसकी वजह से हुआ है और वो सॉलिड स्टेट है। काउंटर पार्ट्स ऑफ द सक्सेशन आर फाउंड इन अफ्रीका, फैल्कलैंड, आइसलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया बिसाइड इंडिया। तो ये सब इंडिया के बिसाइड में है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब इलाका कहाँ का है, उसी से ही निकला हुआ है और उसी से ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। ओवरऑल रिसेम्बलेंस of the Gondwana type sediments clearly demonstrate that these land masses had remarkably similar histories। तो अगर हम इन तीनों की स्टडी करें या आसपास के इलाकों की जो गोंडवाना का एरिया जो हम कहते हैं कि उससे अलग हुआ है, तो कॉमन चीजें जो इन सब में है उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इन सब की हिस्ट्रीज क्या है? सेम है। The glacial tilts provide unambiguous एविडेंस ऑफ पैलियोक्लाइमेट्स एंड आल्सो ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। और इन्हीं चीजों से हमें पता चलता है कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये इन्हीं में से ही ड्रिफ्ट हुए हैं, मतलब निकले हैं। और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरीज करती हैं, सिमिलैरिटीज हैं, वो भी इसी वजह से है क्योंकि ये सब क्या है? एक ही चीज के हिस्सा थे। प्लेसर डिपॉजिट्स, द occurrence of rich placer deposit of gold in the Ghana coast and the absolute absence of source rock in the region is a amazing fact। तो कहने का मतलब क्या है? एक जगह तो ऐसी है जहां पे मतलब ये गोल्ड मिल रहा है, इतना अच्छा मिनरल मिल रहा है, सॉलिड मिनरल मिल रहा है, पर दूसरी जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्दर्न इंडिया में कहें यहाँ पे गोल्ड नहीं निकलता, पर अगर हम अफ्रीका में कहें घाना में, वहां पे गोल्ड निकलता है। तो वो चीज द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्राजील। तो ये भी कहा जाता है कि ये जो गोल्ड डिपॉजिट घाना के अंदर है ये कहाँ से निकले हैं? जब ब्राजील वाली जो अभी हमने 2000 मिलियन ईयर एगो वाला सेम जो एरिया था ब्राजील और साउथ अफ्रीका का, वो जो पड़ा है, अफ्रीका का जो एरिया पड़ा है अभी पीछे एक पॉइंट में, उससे सिमिलैरिटी करी जाती है कि ये गोल्ड डिपॉजिट्स भी उसी की वजह से हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स में बेसिकली क्या आ जाते हैं? फ्यूल्स आ जाते हैं, कोयला हमारा, पेट्रोलियम्स, ये सब। सेडिमेंट्री इग्निशियस रॉक्स, जनरली इग्निशियस रॉक आती है इसमें। When identical species of plant and animal adapted to living on a land or in fresh water found on either side of the marine barriers, a problem arises regarding accounting for such a distribution। जैसे lemurs occurs in India, Madagascar and Africa, contiguous landmass, Lemuria linking these 3 landmass। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक ही तरह के आइडेंटिकल स्पीशीज प्लांट एक ही जगह रहें
और तो और वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है और गोंडवाना लैंड टूट रही है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये एक इलाका है और यहाँ पे एक ही तरह के पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, एक ही तरह की लिविंग बींग्स हैं, सब कुछ। अब इसके अगर हम हिस्से कर रहे हैं तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जैसे लिमूर की अगर हम बात करें, ये तीनों यहीं पे मिलता था। ओकर इन इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका, कंटिजियस लैंड मास, लिमूरिया लिंकिंग दीज 3 लैंड मास। और अगर हम मेस्योरस की बात करें, स्केल्टन्स फाउंड इन 2 लोकेलिटीज, द साउदर्न कैप प्रोविनेंस ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड आयरेवल फॉर्मेशन ऑफ द ब्राजील। तो स्केल्टन्स मिले हैं सेम ही मतलब तरह के साउथ अफ्रीका में और ब्राजील के अंदर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ब्राजील और साउथ अफ्रीका 2000 मिलियन ईयर एगो पहले क्या थे, सेम ही कनेक्टिंग मतलब एक ही जगह पे थे ये और जुड़े हुए थे। Forces for drifting. Continental drift is caused by which force or why it happens? तो continental drift ऐसा क्यों हुआ, कौन सी वो ताकत थी जिसने इन्हें तोड़ा, मतलब कि और ये अलग अलग जगह पहुंचे, वो क्या चीज थी। वैगनर सजेस्टेड, तो वैगनर क्या कहते हैं कि जो पोल फिलिंग फोर्स थी, दोनों पोल, नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल पे, या जो टाइडल फोर्स थी, वो इसके लिए जिम्मेदार है कि इन कॉन्टिनेंट्स को तोड़कर एक ही जगह से वो क्या हो गई, अगर अलग अलग जगह ले गई। पोल फिलिंग फोर्स, it relates to the rotation of the earth and responsible for bulgy at the equator। तो ये किस लिए है, क्योंकि अर्थ क्या होती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो ये उसकी वजह से हुआ है। वेस्ट टू ईस्ट करती है अपने एक्सिस पे रोटेट। और जो टाइडल फोर्स है, इट डेवलप्स इन द ओशियन वाटर ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन। और ये किस वजह से हुआ है, जो मून और सन की वजह से जो पानी के अंदर टाइडल फोर्स जनरेट हुई है, वो उन प्लेट्स को डाइवर्जेंट करके दूसरी जगह ले गई है। Wagner believed that these forces become effective when applied over many million year। और कई लाख साल तक जब ये कंटिन्यूस अप्लाई होती रही तो इनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स कंसिडर दीज फोर्सेज टू बी टोटली इनएडुकेट। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सब काम की बातें नहीं है और ये टोटली इनएडुकेट है। पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज, अगर हम मतलब ये सब कॉन्टिनेंट्स अलग अलग पहुंच गए उसके बाद की स्टडी करें एविडेंस के बेस पे, तो क्या चीजें मिलती हैं। एविडेंस फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल एरिया इन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना और डिपॉजिट्स लाइक टिल्ट्स। तो अगर हम स्टडी करें कि क्या ये सब एक ही जगह से हैं, तो वो किस बेस पे करी जाती है, पोस्ट ड्रिफ्ट के बाद की स्टडी, कि प्लांट्स कैसे हैं, एक ही जगह पे सेम है, या जो और चीजें, मिनरल्स कैसे है, कि यहाँ पे कैसा मिनरल है, वहां पे कैसा मिनरल है, तो उससे स्टडी से हमें पता चलता है कि ये एक जगह से थे या नहीं थे। But discoveries during the post-World War II period added new discoveries information to the geological literature। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसमें एक मतलब नया चीजें ऐड हुई जियोलॉजिकल लिटरेचर के अंदर, मतलब जियोलॉजिकल मीन्स टू दे कि स्टडी ऑफ द अर्थ सब्जेक्ट में या किताबों में एक नई चीजें ऐड हुई। कन्वेंशनल करंट थ्योरी, अर्थर होल्म्स इन 1930 डिस्कस्ड, इन्होंने दी थी ये थ्योरी, याद रखना, द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल करंट ऑपरेटिंग द मेंटल पोर्शन। मेंटल पोर्शन जो अर्थ का ऊपरी पोर्शन है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने लिखा। मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, देखो याद रखना ओशियन फ्लोर की मैपिंग या जो मतलब कि अर्थ के इंटीरियर की जो मैपिंग है वो सबसे डिफिकल्ट है। द ओशियन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिवीजन बेस्ड ऑन द डेप्थ एज वेल एज द फॉर्म ऑफ रिलीफ। तो ये कहा जाता है कि जो इनका ओशियन का जो सेगमेंट है ये अलग अलग चीजों के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि गहराई कितनी है, या रिलीफ मिनरल्स क्या क्या मिलते हैं वहां पे, या वहां के जो मैरीन लाइफ है वो क्या क्या है। दीज डिविजन्स आर कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन एंड मिड ओशियन रिड्स। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, लेट अस सी फर्स्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है। These form the transition between continental shores and deep sea basin। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग फेज आते हैं कॉन्टिनेंटल शोर्स में, जो कॉन्टिनेंट्स के आसपास के समुद्री इलाका है और जो उसके अंदर की गहराई है उसमें, डीप सी में। दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशियनिक ट्रेंचेस मिल जाते हैं इसमें हमें।
The deep oceanic trenches are the area which are of considerable interest in so far as the distribution of ocean and continent is considered। जब से हम कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की स्टडी करनी शुरू कर रहे हैं तब से ये चीजें क्या हो रही हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण मैटर कर रही हैं। Abyssal plains, these are extensive plain that lies between the continental margin and the mid ocean ridge के बीच में जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्साइल प्लेन्स। एब्साइल प्लेन्स आर द एरियाज वेयर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट दैट मूव्स बियॉन्ड द मार्जिन गेट डिपोजिट। जहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट जो समुद्र के अंदर से जो सेडिमेंट्री पार्ट्स निकले हैं, सेडिमेंट्री चीजें निकली हैं, वो इकट्ठी होती हैं और डिपोजिट उनका बनता है, उनको क्या बोलते हैं, एब्साइल प्लेन्स। Mid ocean ridge, the form an interconnected chain of mountain system within the ocean। ठीक है, ओशियंस के अंदर भी ग्लेशियर्स जैसे माउंटेन्स होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मिड ओशियन रिज। जब जो डिपॉजिट्स हैं जो प्लेट्स के डाइवर्जेंट की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकले और एक ही जगह पर इकट्ठे होते चले गए, तो उनको हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज। It is the longest mountain chain on the surface of the earth, though submerged under the ocean water। ठीक है, it is characterized by a central rift system at the crest, a fractionated plateau and flank zone all along its length। और इसके चारों तरफ ये वाला प्लेट्स मिलती हैं। The rift system at the crest इज द जोन ऑफ इंटेंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी। और जो रिफ्ट सिस्टम है क्रेस्ट के पास, वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी मतलब लावा वाली एक्टिविटीज होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज की अगर अब हम बात करें कि ये सब कैसे बटे, कि अमेरिका में भी वॉल्केनो हो रहा है, अफ्रीका में या ब्राजील में, इस तरह से। प्लेट टेक्टोनिक्स कॉज अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। तो जब प्लेट्स जिसपे हमारी ये लैंड टिकी हुई है, जब वो हिलती हैं, उनमें मतलब कि कई साल में आता है, लगातार नहीं आता है, तो याद रखना, तो उनमें मूवमेंट होने की वजह से अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक की स्टडी क्या होती है, सिस्मियोलॉजी होती है, और रिक्टर स्केल पे इंटेंसिटी इसकी मेजर की जाती है। द पॉइंट वेयर टू प्लेट्स मीट इज कॉल्ड अ प्लेट बाउंड्री। जहाँ पे दो प्लेट मिले, मतलब जिसपे हमारा लैंड बना हुआ है, पूरी दुनिया, धरती, तो वो क्या होती है, प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक आर मोस्ट लाइकली टू ओकर आइदर और नियर प्लेट बाउंड्रीज। तो जो अर्थक्वेक होते हैं जनरली वो कहाँ होते हैं, प्लेट बाउंड्रीज के नजदीक होते हैं। जैसे मान लो ये एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, तो जो इनकी बाउंड्रीज होंगी, या इसके बीच में कह सकते हैं कि जब ये आपस में मूव करेंगी तब ये क्या होता है, अर्थक्वेक जनरली आता है। द फोकल पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक इन द एरियाज ऑफ मिड ओशियनिक रीच at the shallow depth, whereas along the alpine Himalayas belt as well as the rim of the Pacific the earthquake are deep seated ones। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये प्रभावित है। तभी तो आपने देखा होगा कि ये जापान वाला इलाका है, यहाँ पे आए दिन अर्थक्वेक, भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज अ प्रोसेस दैट occurs at mid ocean ridge where new oceanic crust is formed through volcanic activity and then gradually move away from the ridge। Sea floors spreading helps explain continents drift in the theory of the plate tectonics में हमारी मदद करते हैं समझने में। This theory was proposed by Hess, इन्होंने दी थी ये in 1961। He argued that constant ridges cause the ruptures of the oceanic crust and the new lava wedges into it, pushing the oceanic crust on either side, thus the ocean floor spread। तो जो ओशियन फ्लोर है वो किस वजह से टूटा, कि जनरली इन्होंने कहा कि भाई इसके बीच में ब्रेक होने की वजह से और लावा का बाहर आने की वजह से क्या हुआ, ये ओशियनिक फ्लोर भी एक दूसरे से क्या होता चला गया, अलग होता चला गया। He further maintained that the ocean floor that get pushed due to volcanic eruption at the crest sink down at the ocean trench and get consumed। इन्होंने इस बारे में भी बताया। Plate tectonics। Plate tectonics is the theory that Earth's outer shell is divided into several plates that glide over the mantle। तो इन्होंने कहा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर क्या कहा जाता है कि जो धरती है वो बहुत सारी परत में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जो किसके ऊपर फ्लो कर रही हैं, तैर रही हैं, मेंटल के ऊपर, धरती के। द रॉकी इनर लेयर अबव द कोर, ठीक है, कोर के ऊपर है ये चट्टान वाली एरिया।
द प्लेट्स एक्ट लाइक अ हार्ड एंड रिग्ड शेल। और ये प्लेट याद रखना, एक दूसरे से मूवमेंट कोई ये नहीं है कि रोज हो रही है, बहुत लंबे समय में एक दूसरे से ये मूव हुई है। द प्लेट्स एक्ट लाइक अ हार्ड एंड रिग्ड शेल कंपेयर टू अर्थ्स मेंटल के मुकाबले प्लेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ज़्यादा हार्ड होती हैं। दिस स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, और इसी को ही क्या कहा जाता है, सबसे बाहरी लेयर को लिथोस्फीयर। इट इज़ अ मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक, जैसे धरती के ऊपर की परत है उसकी बात कर रहा है ये। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली, और प्लेट्स क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं ओवर द एस्थनोस्फीयर। एवरेज थिकनेस इज 100 किलोमीटर ऑफ ओशियनिक पार्ट, और 200 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल पार्ट। मतलब ओशियन के अंदर ये 100 किलोमीटर तक की इनकी थिकनेस है, और 200 किलोमीटर इनका ओशियनिक कॉन्टिनेंटल पार्ट है। पैसिफिक प्लेट्स इज लार्जेस्ट ओशियनिक प्लेट्स, और सबसे बड़ी प्लेट्स कौन सी है, पैसिफिक प्लेट्स हैं। वेयर एज यूरोपियन प्लेट्स क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो आप याद रखना, ओशियनिक प्लेट अगर आपसे पूछेगी सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, पैसिफिक प्लेट्स सबसे बड़ी ओशियनिक प्लेट्स हैं। और यूरेशियन प्लेट्स क्या हैं, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। तो कुछ मेजर प्लेट्स के नाम हैं, आप ये देख लेना यहाँ पे, ठीक है। और कुछ माइनर प्लेट्स के नाम भी हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इन्हें भी अच्छे से देख लेना, नाम लर्न कर लेना, एक दो या जितने भी आपको सफिशिएंट लगे उतने लर्न कर लेना, और ये कहाँ पे हैं वो भी। दीज प्लेट्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम, नोट द कॉन्टिनेंट बिलीव्ड बाय वैगनर पेंजिया। वैगनर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, पेंजिया वाज द कन्वर्जेंट ऑफ ऑल द प्लेट्स, और पेंजिया क्या है, सारे प्लेट्स का कन्वर्जेंट है। अब प्लेट्स का पोजीशन भी कई तरीके का होता है, वो आगे मैंने बताया है, देखते हैं उसमें। पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ रॉक एनालाइज फ्रॉम नागपुर एरिया से, जो हमें एनालिसिस मिला है उससे हमें पता चलता है कि जो इंडिया की पोजीशन यहाँ पे है वो इस वक्त कैसे है। 3 टाइप ऑफ प्लेट, डाइवर्जेंट में प्लेट्स क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। कन्वर्जेंट में प्लेट्स क्या होती हैं, एक दूसरे से मतलब क्या होती हैं, नजदीक आती हैं। और ट्रांसफॉर्म में बाउंड्रीज में क्या होती हैं, वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉर डेस्ट्रॉयड एज द प्लेट स्लाइड्स हॉरिजेंटल। इसमें प्लेट्स एक दूसरे से हॉरिजेंटली दूर हो रही होती हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में। मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट्स की अगर हम बात करें, द इंडियन प्लेट्स और इंडिया प्लेट इज अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट स्ट्राडिंग द इक्वेटर एट द ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करती है। ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द एंशियंट कॉन्टिनेंट ऑफ गोंडवाना, इंडिया ब्रोक अवे, गोंडवाना से ही निकला है इंडिया भी। इंडिया ब्रोक अवे फ्रॉम द अदर फ्रेगमेंट ऑफ गोंडवाना 100 मिलियन ईयर एगो एंड बिगेन मूविंग नॉर्थ। और इंडिया जो है, इंडिया का जो एरिया पूरा है वो गोंडवाना लैंड से निकला है और नॉर्थ की तरफ क्या हुआ है, मूव किया है। ये मैंने मैप बनाकर उस वीडियो में बताया है, उसका मैं प्लेलिस्ट में और आई बटन में यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगा, उसमें आप देख लेना, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं आई बटन में दे दूंगा उसको, लिंक को। द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इट इज बाउंडेड बाय 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, और 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट से बाउंडेड है, जैसे यूरेशियन प्लेट, ठीक है, कहाँ पे है, ठीक है, और साउथ वेस्ट। और अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन जानते हो आप, हमारे नजदीक में है। अरेबियन प्लेट, ठीक है, अरेबियन सी भी हमारे इधर ही है। इंडियन प्लेट इंक्लूड्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अरेबियन प्लेट तो आप जानते ही हो, अगर हम इंडिया का यहाँ पे एक नक्शा ड्रॉ करें, यहाँ पे अरेबियन प्लेट्स है, ठीक है। इंडियन प्लेट्स इंक्लूड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नॉर्दर्न बाउंड्री इज अलोंग द हिमालय, नॉर्थ में हमारे हिमालय है, आप जानते हो। इट इज द प्लेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ठीक है, और वहाँ पे कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की वजह से जो सेडिमेंट पार्ट है वो बहुत ज्यादा बाहर निकले और इतना बड़ा माउंटेन बन गया। In the east of it extend up to the Rakinoma mountains of Myanmar तक ये फैला हुआ है ईस्ट में। ईस्टर्न मार्जिन इज स्प्रेडिंग साइड, वेस्टर्न मार्जिन अलोंग विद किथियार माउंटेन्स तक है। मकरान कोस्ट रेड सी रिफ्ट में वेस्ट में यहाँ तक है। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स टुवर्ड द एशियाटिक प्लेट्स, a major event that occurred was the outpouring of lava and formation of the डेक्कन ट्रैप। और जब मतलब कि ये मूव ऑन होने लगी प्लेट्स, इंडियन प्लेट्स, तो उसकी वजह से डेक्कन ट्रैप यानी डेक्कन प्लेट्यू जो हमारे इंडिया का है, महाराष्ट्र वाली पट्टी, वो बना, फॉर्मेशन हुआ उसका।
दिस स्टार्टेड समवेयर अराउंड 60 मिलियन ईयर एगो, और ये 60 मिलियन ईयर एगो पहले हुआ है, एंड कंटिन्यूड फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और एक बहुत लंबे समय तक ये चीजें होती रही। ड्यूरिंग दिस टाइम द सब कॉन्टिनेंट वाज स्टिल क्लोज टू द इक्वेटर, और उस समय सब कॉन्टिनेंट क्या था, इक्वेटर के नजदीक ही था। From 40 million year ago and thereafter the event of formation of the Himalaya took place, और 40 मतलब 4 करोड़ साल पहले, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, तो 4 करोड़ साल पहले ये जो हिमालयन माउंटेन है इसका फॉर्मेशन शुरू हुआ था। साइंटिस्ट बिलीव दैट द प्रोसेसिंग इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी प्रोसेसिंग आज भी चल रही है। एंड द हाईएस्ट ऑफ द हिमालयस इज राइजिंग इवन टू दिस डेट, और आज तक मतलब क्या है, जो हिमालय का सबसे ऊंची हाइट है वो आज तक फॉर्म्ड हुई है। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मतलब माइंड में लर्न करने वाले हैं, तो उन्हें आप जैसे नाम है, एरियाज हैं ज्योग्राफी में, तो उन्हें लर्न कर लेना अच्छे से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।